नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रस्ताव वक्रों की। तो दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र OA और OB को 45-50 में एक चित्र पर प्रस्तुत किया गया है। और देखते हैं कि दोनों जो प्रस्ताव वक्र हैं OA और OB वो एक दूसरे को T बिंदु पर काटते हैं, जहाँ पर कि व्यापार की संतुलन शर्तें निर्धारित होती हैं। और इस कटान बिंदु T को मूल बिंदु O से जोड़ने पर हम मूल्य अनुपात रेखा OT प्राप्त करते हैं, जिसका ढाल व्यापार की संतुलन शर्तों को व्यक्त करता है, जो कि अंत में दोनों देशों के बीच में विद्यमान होती है या प्रचलित होती है। तो यहाँ देखें आप, जो डैश डैश वाला OB वक्र है ऊपर की तरफ से घूमता हुआ नीचे आ रहा है, इसी तरीके से डैश डैश वाला OA वक्र है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और ये दोनों T बिंदु पर काटती हैं P4 पे। तो ये जो T बिंदु से O को मिलाने वाली P4 रेखा है, OP4 या OT कह सकते हो इसको, वो संतुलन शर्तें हैं व्यापार की। किसी भी अन्य मूल्य अनुपात लाइन पर अन्य देशों के उत्पाद के बदले में देश ए के एक उत्पाद की पेशकश देश बी की पारस्परिक मांग या प्रस्ताव के बराबर नहीं हो सकती है। तो आप देखेंगे इसके अलावा और कोई सी भी कीमत रेखा पर जहां पर OB काट रहा है तो उसको OA या तो पहले काट देगा या उसके बाद काटेगा। तो वहाँ पे जो उनकी पारस्परिक मांग है वो दोनों बराबर नहीं होंगी, केवल ऐसे बिंदु पे बराबर होगी जहाँ दोनों OA और OB आपस में काटते हैं, तो वहीं संतुलन होता है। इसके अलावा और किसी कीमत रेखा पर यह संतुलन में नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए मूल्य अनुपात रेखा OP5 को देखें अपन, तो वहाँ पर देश ए के MH या ON मात्रा कपड़े के लिए देश बी गेहूं की OM मात्रा देने को तैयार होगा। इसी तरह से H बिंदु, क्योंकि H बिंदु जो है मूल्य अनुपात रेखा OP5 के अनुरूप प्रस्ताव वक्र पर स्थित है, लेकिन इस मूल्य अनुपात रेखा OP5 पर देश ए कपड़े के OU के लिए बहुत अधिक मात्रा में गेहूं UW की मांग करेगा, जैसा कि बिंदु W द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिस पर देश ए के प्रस्ताव वक्र मूल्य अनुपात रेखा OP5 को काटता है। तो W पर काटता है देश ए का प्रस्ताव वक्र OP5 को। तो इसमें क्या है, दोनों में मांग और आपूर्ति जो है बराबर नहीं है। इससे गेहूं की कीमत में वृद्धि होगी और मूल्य अनुपात रेखा दाईं ओर स्थानांतरित होती रहेगी जब तक कि यह संतुलन स्थिति OT या OP4 तक नहीं पहुंच जाती है। दूसरी ओर यदि मूल्य अनुपात रेखा यदि OT के दाईं ओर स्थित होती है, उदाहरण के लिए यदि ये OP3 है, तो जैसा कि चित्र 45.4 में देखा जा सकता है कि यह देश के प्रस्ताव वक्र OA को बिंदु L पर काटता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि वह देश ए गेहूं के RL के बदले OR कपड़े की पेशकश करेगा। हालांकि मूल्य अनुपात लाइन OP4 द्वारा निहित व्यापार की शर्तों के साथ देश भी बिंदु S द्वारा निर्धारित गेहूं के ZS मात्रा के लिए OZ कपड़े की मांग करेगा। तो दोनों की मांग जो है और आपूर्ति है वो दोनों अलग अलग है। इसलिए इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य अनुपात रेखा OT यानी कि OP4 द्वारा निहित व्यापार की शर्तों पर ही एक देश द्वारा एक उत्पाद की पेशकश दूसरे देश द्वारा उसकी मांग के बराबर होगी। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों देशों के प्रस्ताव वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही व्यापार की संतुलन शर्तों को निर्धारित करता है। जैसा ऊपर बताया गया है कि दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र उनकी पारस्परिक मांग द्वारा निर्धारित होते हैं। पारस्परिक मांग की शक्ति और लोच में कोई परिवर्तन होगा तो प्रस्ताव वक्र और इसके परिणाम स्वरूप व्यापार की संतुलन शर्तें भी बदल जाएंगी। तो पारस्परिक मांग की शक्ति बदलेगी, उसकी लोच में कोई परिवर्तन होगा तो प्रस्ताव वक्र बदलेगा, और प्रस्ताव वक्र बदलेगा तो संतुलन की व्यापार की संतुलन शर्तें भी बदल जाएंगी। यह ध्यान देने योग्य है कि व्यापार की शर्तें OP1 और OP7 के बीच में ही होनी चाहिए। तो संतुलन की शर्त कहाँ होगी, OP1 और OP7 के बीच में ही, क्योंकि OP1 और OP7 जो है दोनों देशों में व्यापार की अनुपस्थिति में घरेलू विनिमय दरों को व्यक्त करती हैं, और ये उत्पादन लागत और घरेलू मांग की दशाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं। जब इन मूल्य लाइनों OP1 और OP7 द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर व्यापार की शर्तें तय की जाती है तो दोनों देश व्यापार से लाभ प्राप्त करेंगे, और इस लाभ में से व्यापार की शर्तों की लाइन की स्थिति के आधार पर एक दूसरे की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं कि जिस देश के व्यापार शर्तें जो है संतुलन व्यापार शर्तें किस देश की व्यापार घरेलू विनिमय अनुपात के पास में है, उसके आधार पर वो लाभ की मात्रा डिसाइड होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि व्यापार की शर्तें इन घरेलू कीमत अनुपात रेखाओं से बाहर निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि इस दशा में प्रत्येक देश के लिए दोनों वस्तुओं का घरेलू तौर पर उत्पादन करना अधिक लाभदायक होगा बजाय कि व्यापार करना उन वस्तुओं के आयात के लिए। तो इनके बीच में ही निर्धारित हो सकती है। अब करते हैं व्यापार की शर्तों पर आयात शुल्क का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तें किस प्रकार से प्रभावित होती हैं।
तो दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए टैरिफ यानी कि आयात प्रशुल्क लगाया है। टैरिफ के पक्ष में कहा गया है कि उनके माध्यम से एक देश न केवल अपने उद्योगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकता है, बल्कि यदि उपयुक्त परिस्थितियां हों तो वे अपनी व्यापार शर्तों में भी सुधार कर सकता है। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में टैरिफ किसी देश को अपने आयातों को सस्ता करने में भी सक्षम बना सकता है। अब वो अनुकूल दशाएं या अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? वो पहली है, टैरिफ लगाने वाले देश के निर्यात की मांग बड़ी होनी चाहिए और बेलोसदार होनी चाहिए। यानी कि उसके जो निर्यात करने वाला देश है, अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो उसके निर्यातों की मांग बेलोसदार और बहुत बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी जो अनुकूल आवश्यकता है वो है, देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग लोचदार होनी चाहिए। यानी कि हमारे निर्यात बेलोसदार होने चाहिए और आयात हमारे लोचदार होने चाहिए। तो इन स्थितियों में देश द्वारा टैरिफ लगाए जाने के परिणाम स्वरूप देश का आयात कम हो जाएगा, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। टैरिफ लगाने वाले देश के आयात में गिरावट से उसके व्यापारिक साझेदार की निर्यात आय कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी निर्यात वस्तु की मांग में कमी आ गई है। और व्यापारिक भागीदार देश में निर्यात की गई वस्तु की मांग में कमी से इसका घरेलू मूल्य अनुपात भी कम हो जाएगा, क्योंकि उस वस्तु की मांग जो है बाहर से एक्सटर्नल डिमांड कम हो गई, यानी कि निर्यात मांग कम हो गई तो उसका घरेलू मांग टोटल मांग कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत कम हो सकती है। निर्यात की गई वस्तु के घरेलू मूल्य में गिरावट और उसकी निर्यात की कमाई को यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से निर्यातक देश द्वारा अपने निर्यात की कीमतें कम करने की प्रबल संभावना रहती है। इसका अर्थ यह है कि टैरिफ लगाने वाला देश अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत पर अपना आयात प्राप्त कर सकेगा, यानी कि उसके आयातों की कीमतें पहले की तुलना में कम हो जाएंगी। और इसके निर्यात की मांग और कीमत को देखते हुए ये जो निर्यात करता है जो देश है टैरिफ लगाने वाला, तो उसकी निर्यात बेलोसदार है और बड़ी है, तो निर्यात की मांग और कीमतों को देखते हुए टैरिफ से इसके आयात की कीमतों में गिरावट से देश की व्यापार शर्तों में सुधार होगा, यानी कि वो उसके अधिक अनुकूल हो जाएंगी। यानी कि इसकी निर्यात की कीमतें बढ़ी रहेंगी और आयात की कीमतें कम हो जाएंगी। यह उल्लेखनीय है कि टैरिफ के माध्यम से व्यापार की शर्तों में सुधार, मूल्य में परिवर्तन और इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक देशों के आयात और निर्यात की मांग की मात्रा में परिवर्तन पर निर्भर करेगा। यानी कि व्यापार की शर्तों में सुधार कितना होगा वो निर्भर करेगा कि आयात निर्यातों की कीमतों में कितना परिवर्तन आया और उसके परिणाम स्वरूप आयात निर्यात की मांग में कितना परिवर्तन आया, जो कि बदले में किससे निर्धारित होता है? मांग की लोच पर निर्भर करेगा। यानी कि कीमतों में बदलाव आएगा तो मांग की लोच बताएगी कि कितनी मांग मात्रा में परिवर्तन आएगा। तो व्यापार की शर्तों पर टैरिफ के प्रभाव की व्याख्या प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से दिखाई जा सकती है। चित्र 45.5 में दो देशों ए और बी के प्रस्ताव वक्र OA और OB दिए गए हैं। ये टी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं, जहाँ OT के ढलान के बराबर संतुलन व्यापार की शर्तें निर्धारित होती हैं। अब मान लीजिए कि देश ए देश बी से गेहूं के आयात पर आयात शुल्क लगा देता है और इस टैरिफ के लागू होने के परिणाम स्वरूप देश ए का प्रस्ताव वक्र या ऑफर कर्व एक नई स्थिति OA- डॉटेड में बदल जाएगा। तो पहले जो सॉलिड वाला है OA वो अब बदल करके OA- डॉटेड वाला ऊपर वाला हो जाएगा। इसका अर्थ है कि टैरिफ से पहले देश ए जो है कपड़े की ON मात्रा के बदले, यानी कि कपड़े की जो ON मात्रा है उसके बदले में गेहूं की QN मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार था, QN मात्रा लेने के लिए तैयार था। लेकिन टैरिफ लगने के बाद यह कपड़े की ON मात्रा के बदले गेहूं की अपेक्षाकृत ज़्यादा NT- मात्रा लेने को तैयार रहेगा, यानी कि NT- मात्रा मांगेगा अब ON मात्रा कपड़े की निर्यात करने के लिए, जिसमें से जो है QT- मात्रा जो है टैरिफ के रूप में एकत्रित करेगा। तो पहले तो केवल NQ मात्रा ही मांग रहा था ON क्लॉथ के लिए गेहूं की, अब वो NT- मात्रा मांगेगा, यानी कि टैरिफ लगाने के बाद उसको जो आयात है गेहूं का वो बढ़ जाएगा, उतने ही कपड़े के बदले में जो गेहूं मिलेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 45.5 में देखा जा सकता है कि देश का नया प्रस्ताव वक्र OA- डॉटेड बिंदु T- पर देश बी के प्रस्ताव वक्र OB को काटता है और इस प्रकार व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होकर के OT से OT- में हो जाता है। ध्यान दें कि व्यापार शर्तों की लाइन OT- का ढलान OT से अधिक है, यानी कि पहले वाली जो OT है उसकी तुलना में OT- अधिक स्टीप हो जाती है, अधिक ढलान वाली हो जाती है। तो ये किससे जा रही है? ये देश जो कपड़ा निर्यात करता है उससे इसका कपड़ा X से दूर जा रही है, तो इसके लिए ये देश के लिए फ़ायदा हो रहा है। और B देश के निर्यात वस्तु है वीट, तो उसके पास जा रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है।
तो इस प्रकार देश ए के लिए व्यापार की शर्तों में देश ए द्वारा टैरिफ लगाने पर सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, जबकि व्यापार शर्तों की लाइन OT के अनुसार देश ए ON कपड़े के बदले गेहूं की NL मात्रा का आयात या आदान प्रदान कर रहा था, लेकिन टैरिफ के बाद यह कपड़े की ON मात्रा के बदले गेहूं की NT- मात्रा का आदान प्रदान कर रहा है। यानी कि कपड़े की मात्रा समान है लेकिन गेहूं की मात्रा बढ़ गई है। अब देखते हैं कि व्यापार की शर्तों पर टैरिफ के प्रभाव के बारे में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि टैरिफ बढ़ा लगाओगे तो व्यापार की शर्तों में सुधार होगा या नहीं होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात है, टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तों में होने वाला सुधार या लाभ भागीदार व्यापारिक देश के प्रस्ताव वक्र की लोच पर भी निर्भर करता है। यदि जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो हमारा भागीदार व्यापारिक देश है, उसका ऑफर वक्र पूरी तरह से लोचदार है, यानी कि वो एक सीधी रेखा के रूप में है, जबकि इसकी लागत स्थिर होती है और प्रस्ताव वक्र एक OT के समान मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा OB के रूप में होता है, जो कि OT के बराबर है। तो उस स्थिति में टैरिफ लगाया जाए B देश द्वारा, A देश द्वारा टैरिफ लगाया जाए, OB जो है वो B देश का ऑफर वक्र है जो सीधी रेखा के रूप में पूर्ण लोचदार है। तो उस स्थिति में A देश अगर टैरिफ लगाएगा तो उससे व्यापार की शर्तें तो OB रहेंगी, जो कि पहले वाली OT के बराबर ही OT डैश रहेगी, लेकिन व्यापार की मात्रा केवल घट करके ON से घट करके OM पर आ जाएगी। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री का ऑफर वक्र पूर्ण लोचदार होता है तो उस स्थिति में टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तें नहीं बदलती हैं और केवल व्यापार की मात्रा घट जाती है। तो देश ए देश बी से गेहूं के आयात पर टैरिफ लगाता है, उसके परिणाम स्वरूप ए का प्रस्ताव वक्र नई स्थिति OA डैश डॉटेड के रूप में ऊपर की ओर चला जाता है, लेकिन व्यापार की शर्तें यथावत रहती हैं जिन्हें OT के ढलान द्वारा मापा गया है। यह चित्र 45.6 में देखा जा सकता है कि इस स्थिति में केवल व्यापार की मात्रा ON से OM तक गिरावट आई है। इससे देश ए को कोई फायदा नहीं हुआ है टैरिफ लगाने से। केवल व्यापार की मात्रा और घट जाने से देश के लोगों के लिए वस्तुओं की उत्पादित मात्रा या उपलब्ध मात्रा भी कम हो गई है। इससे तो व्यापार से नुकसान हुआ है व्यापार की मात्रा कम होने से। दूसरा बात करते हैं, टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तों में होने वाला सुधार या लाभ एक देश को अंततः व्यापारिक देश B से प्रतिशोध की अनुपस्थिति में ही प्राप्त होगा। यदि देश B भी टैरिफ लगा देगा रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में, तो वहाँ लाभ नहीं मिलेंगे। लेकिन जब एक देश अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई खेल खेल सकता है तो दूसरा देश भी प्रतिशोध ले सकता है, यानी कि बदला ले सकता है, और बदले में वो भी वही खेल खेल सकता है। अर्थात जब देश A अपनी व्यापार की शर्तों को सुधारने के लिए देश B से अपने आयातों पर टैरिफ लगाता है तो देश B भी देश A से अपने आयातों पर टैरिफ लगा सकता है, और जिससे देश A को प्राप्त होने वाले जो टैरिफ लगाने से जो देश A को लाभ हो रहे हैं, उसकी व्यापार शर्तों में सुधार हो रहे हैं, तो वो देश B द्वारा टैरिफ लगाने पर वो रद्द हो जाएंगे, यानी कि किसी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक दूसरे के उत्पाद पर टैरिफ लगाने की इस प्रतिस्पर्धा से व्यापार की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और उनके बीच की व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रह जाएंगी। तो व्यापार की मात्रा में कमी के परिणाम स्वरूप दोनों देशों को नुकसान होगा, और व्यापार की शर्तों को सुधारने के लिए टैरिफ लगाने और उसके बाद में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि दोनों देश हार गए हैं, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बेनिफिट है वो दोनों देशों का ही खत्म हो जाएगा एक दूसरे का लगाने की वजह से, और व्यापार की मात्रा और कम हो जाएगी। तो दूसरी ओर टैरिफ के पारस्परिक हटाने से दोनों देशों को लाभ होगा, यानी कि अगर वो दोनों देश टैरिफ हटाते जाते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ेगी और लाभ बढ़ेगा। यही कारण है कि विभिन्न देश एक दूसरे के उत्पादों पर शुल्क कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रवेश करते हैं, यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं। इसके अलावा अब विश्व व्यापार संगठन भी है, WTO भी आ गया है, जिसके सदस्य देशों को आपस में टैरिफ कम करने की बाध्यता WTO लगाता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़ानी है, इसके लिए आपस में टैरिफ की मात्रा को कम करिए। तो ये हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।